गुड मॉर्निंग एल स्टूडेंट। कल हमने आपको 3.5 के 2 सवाल हमने आपको करवाए थे। आज हम आपको तीसरा सवाल करवाने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका। प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास में एक अभाज्य संख्या की एक अभाज्य संख्या की एक भाज्य संख्या एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। किन गुणनखंड को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। उत्तर है इसका क्या है? इसका एक है। क्या है इसका? एक। आपको बता देता हूं, एक है वो हमारे पास में भाज्य है तथा अभाज्य संख्या है हमारे पास में। इसको ध्यान देने योग्य बात है, एक वह सम संख्या है। इसको एक को हम सम भी कह सकते हैं और विषम भी कह सकते हैं। तो एक जो संख्या है वो अभाज्य भी और भाज्य भी है, क्योंकि एक का भाग सभी सम संख्याओं में भी जाता है और विषम संख्याओं में भी जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? एक आएगा। क्या है इसका? एक आएगा। प्रश्न नंबर है आपका 4। प्रश्न नंबर आपका 4। चौथा है आपका चौथा सवाल कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। और उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। उत्तर है इसका, आप जानते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999। कौन सी है? 9999। लिख रहा हूं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है। 9999। अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड ध्यान दीजिए आप। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 9999 का कीजिए 3 क्या 9, 3 क्या 9, 3 क्या 9, 3 क्या 9, फिर 3 का देंगे 1 1 1 1। अब क्या देंगे? किसका देंगे हम बताइए आप इसको? 11 का दे देंगे। 11 का दीजिए। 11 एकम 11, फिर क्या आएगा? टूटे भाग क्या आएगी? 0 और 11 एकम 11।
अब इसके अंदर हमारा किस्त नहीं जाएगा, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बताइए आप? 3 गुणा 3 गुणा 11 और गुणा क्या आएगा इसका? 101 आएगा। क्या आएगा इसका? 101 आएगा। समझ में आ गया आपको? इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में करते करना है। सवाल नंबर आपका क्या करना है? आपको 5वां सवाल पे ध्यान दीजिए आप। 5वां सवाल है इसका। 5वां सवाल कहता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5वां है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या लिखिए, छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके अंदर हमें देखना है कि अब अपने को देखना है उत्तर। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास में? 10,000। क्या है? 10,000। और सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास में 99,999। तो इसके अंदर ध्यान देना है हमारे पास में। इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 1,000 10,000 के अभाज्य गुणनखंड देंगे। 2 से लीजिए आप, 2 पंजे 10, 5,000 आ गए। फिर 2 का दे रहा हूँ, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये 2500 आ गए। फिर 2 का दे रहा हूँ भैया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या है हमारे पास में? और 2 पंजे 10 यहाँ पर। फिर 2 का दे रहा हूँ मैं, 2 सिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 का दे रहा हूँ इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 का दे रहा हूँ इसको, क्या आएगा? 25 आ गया हमारे पास में। फिर 25 में किसका भाग दे रहे हैं? 5 का, 55 25, और फिर 5 का दे रहा हूँ 5 एकम 5। तो यहाँ पर 10,000 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5 गुणा 5। ये हमें इसके अभाज्य गुणनखंड हमें ध्यान देना है। तो इसको ऐसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त कर देंगे हमारे पास में। समझ में आ गया होगा आपको? अब आपका प्रश्न नंबर आता है आपका छठा सवाल है। छठा सवाल प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सभी अभाज्य गुणनखंड कीजिए। और उन्हें आरोही क्रम में
आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में कोई संबंध हो, दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध हो, तो उनको लिखिए। ध्यान दीजिए, 17 का वाक्यविश्लेषण कर रहा हूं। इसका भाग जाएगा पहले 3 का चला जाएगा, देखना आप इसमें 3 का जा रहा है, 3 बटे 15 तो होगा, इसमें नहीं जाएगा 3 का। कितने का नहीं जाएगा इसके अंदर? हमारे पास में 3 का नहीं जाएगा, तो 1729 के क्या करने हमें इसमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो क्या आएगा हमारे पास में? पहले देखिए आप 7 का देखिए इसके अंदर, 7 में 14, 3 बच गए 32 हो गए, 7 से 28, 4 49, 7 49, 13 का भाग कीजिए, 13 से 3 क्या 13 1 13, 11 बच गए 117, 13 9 117, फिर 19 का 3, 19 का 19, 1729 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 7 गुणा 13 गुणा 19, कितना आया? 7 गुणा 13 गुणा 19। अब ये आंकड़े देखना कौन से क्रम में है? आरोही क्रम में। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में है। कितने? और इनका अंतर देखना कितना है? इसका अंतर है कितना है? 13 में से 7 घटा दीजिए, कितना आएगा हमारे पास में? 6 का। कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। अब इसके अंदर हमारे पास में ये था प्रश्न नंबर आपका 6। अब मैं आपको करवा रहा हूं इसका 7वां सवाल। और मैं करवा रहा हूं इसका 7वां सवाल। 7वां सवाल में ध्यान दीजिए आप। 7वां सवाल कहता है 3 क्रमागत संख्याओं का 3 क्रमागत संख्याओं का 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता हो, 6 से विभाज्य होता हो, 6 से विभाज्य होता हो, 6 से विभाज्य होता हो। और आगे कहता है इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। इस कथन को कुछ उदाहरण से स्पष्ट कीजिए।
कीजिए। यहाँ पर देखिए 3 संख्याएं क्या लेंगे, क्रमागत लेंगे। क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं जिनका क्रम लगातार जारी रहता है, वे क्रमागत संख्या कहलाती है। जैसे पहले क्रमागत संख्या x, दूसरी क्या होगी x प्लस 1, तीसरी क्या होगी x प्लस 2, चौथी क्या होगी x प्लस 3 और पांचवी क्या होगी x प्लस 4। इसी प्रकार से इसको लेना हमें, तो यहाँ देखना और उसके अंदर 6 का क्या जाना चाहिए, उसके अंदर भाग जाना चाहिए भाग। अब देखिए आप 2 गुणा 3 गुणा 4 ले लीजिए आप, 2 3 6, 6 चौका 24, कितना आ गया हमारे पास में 24। अब देखो आप 24 भाग क्या करेंगे इसके अंदर 6, क्या करेंगे 6, तो 6 चौका कितना होगी 24 4, तो ये क्या है 6 से विभाजित है, क्या है। दूसरा है हमारे पास, इसको देखिए आप 5 गुणा 6 गुणा 7, 5 गुणा 6 गुणा 7, देखिए 5 30, 30 सत्ता कितना हो गया हमारे पास में 210, कितना आ गए 210। अब यहाँ देखिए 210 है, तो देखो 6 से भाज्य नहीं है, 6 कम 6 6 18, 3 और 6 कितने होते हैं 30 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या हमारे पास में 6 से विभाज्य है या नहीं है, क्योंकि 6 से विभाज्य है। ये इसके क्या है हमारे पास में इसके उदाहरण है, क्या है इसके उदाहरण है, ध्यान रखिए आप। अब आता है आपका प्रश्न नंबर कौन सा आता है आपका 7वां, कौन सा आता है 7वें सवाल को ध्यान दीजिए आप। 7वां प्रश्न है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल नहीं, 7वां क्वेश्चन था आपका। 8वां प्रश्न है दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग, प्रश्न नंबर 8, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से भाज्य होता हो, 4 से विभाज्य होता हो, 4 से भाज्य होता हो। कुछ उदाहरण लेकर इस कथन का सत्यापन कीजिए। कुछ उदाहरण लेकर इस कथन का सत्यापन कीजिए, ध्यान दीजिए। इसमें हमारे पास में क्या करना है, हमारे पास में 4 से क्या होना चाहिए, हमारे पास में विभाज्य होनी चाहिए। 4 से क्या होनी चाहिए, हमारे पास में विभाज्य होनी चाहिए। और इसमें हम कुछ क्या करेंगे, उदाहरण को क्या कर लेंगे, हम इसमें सत्यापित करेंगे। ध्यान दीजिए 8वां सवाल है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से भाज्य होता हो। कुछ उदाहरण इसमें क्या करना है, योग होना चाहिए और विषम संख्याएं होनी चाहिए, 2 क्रमागत विषम संख्याएं। जैसे आप लेंगे 2 क्रमागत विषम संख्याएं होनी चाहिए, जैसे 2 और 3 लेंगे 5, तो ये नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास में 3 और 4 लेंगे, नहीं आएगा। इनका योग क्या होना चाहिए, योग 4 से विभाज्य हो। अगर इनको जोड़ें और 4 से क्या होना चाहिए, हमारे पास में विभाज्य होना चाहिए। 3 और 4 नहीं आएगा, 4 प्लस 4 ले लीजिए आप, 4 प्लस 5 लेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। 5 प्लस 6 लेंगे 11 आएगा, और 6 प्लस 7 लेंगे तो 13 आएगा, 7 प्लस 8 लेंगे कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। और 8 प्लस 9 लेंगे 17 आएगा, 9 प्लस 10 लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 19, 10 प्लस 11 लेंगे 21, 12 प्लस 13 लेंगे 25, और 13 प्लस 14 लेंगे 27, और 14 प्लस 15 लेंगे 29, है ना, 29 आएगा। तो इसमें ये संख्या 4 से भाज्य नहीं होगी। ऐसे कोई इसके
इसके कोई उदाहरण नहीं है। नहीं है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो इन सवालों को आप क्या आज हम आपको इतना ही करवाएंगे। अगला जो सवाल है आपका 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये हम आपको कल के वीडियो में